हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर 2 को, जिसका कि नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा है, कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों में भाग लेने या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो चलिए इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। हमारे देश में संसार के 8 धर्म हैं, जिसमें से सभी धर्मों के अनुयायी हमारे भारत में पाए जाते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और जिसमें मातृभाषाएं 1600 से ज़्यादा है और कई सारी तो स्थायी भाषाएं भी हैं। बहुत तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं होती, इससे बहुत सारी जो है समस्याएं भी होती हैं और इन समस्याओं को हम थोड़ा आज इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमको हमेशा लगता है कि जो हम पहनते हैं, जो हमारा धर्म है, जिसे हम पूजते हैं या फिर जो हम करते हैं वही सही है और दूसरे आदमी जो धर्म को अपनाए हुए हैं वो गलत है। और हम पाते हैं कि इस चक्कर में हम किसी दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, दूसरे को वो इज्जत नहीं दे पाते हैं जो हम अपने धर्म, अपने किसी कपड़ों को या फिर अपनी व्यवस्था को देते हैं। तो इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, जो कि जब किसी भी के बारे में पहले से ही हम कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं और वहीं सोचते हैं कि शहरी लोग जो होते हैं वो बस पैसे को पहचानते हैं, आदमियों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो ये सब पूर्वाग्रह है और ज़्यादातर पूर्वाग्रह हम देखते हैं कि वो नकारात्मक ही होती हैं। जितना सम्मान हम अपनी भाषाओं को, अपने धर्म को, अपने विश्वास को देते हैं, उतना हम दूसरे को नहीं दे पाते और उसके बारे में हमारी जो नकारात्मक सोच होती है, जो बिना उसको समझे हुए हम बना लेते हैं, उसे ही पूर्वाग्रह कहा गया है। और इन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण हम किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि उन्हें दुख होता है और हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम उसके बारे में नकारात्मक बातें बोलेंगे तो उसे तकलीफ़ होगी। बस हम खुद को उठाने के चक्कर में उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर उसे तकलीफ़ देते हैं। ये तो बात थी पूर्वाग्रह की। अब हम लोग समझेंगे कि भेदभाव के कारण भी हमारे समाज में जो है हम किसी दूसरे को तकलीफ़ देते हैं जिसका वो हकदार नहीं होता। तो भेदभाव हम कैसे करते हैं, जैसा कि हम लड़के और लड़कियों में देखते हैं। लड़कियों के लिए हमारे पहले से सोच बनी होती है और लड़कों के लिए अलग से सोच रखते हैं, जबकि दोनों एक समान होते हैं, दोनों अलग नहीं हैं। हम सोचते हैं कि लड़की का काम खाना बनाना है और लड़कों का काम है बाहरी काम करना,
जबकि ऐसा नहीं है, दोनों दोनों काम कर सकते हैं। कई बार हमने कहते हुए अपने घर में सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। तुम लड़की हो जो रो रहे हो। इस तरह की बातें निंदनीय हैं और अच्छी नहीं लगती हैं। सभी बराबर हैं और सभी को बराबर अधिकार हैं। तो इस चक्कर में हम दूसरे को तकलीफ़ देते हैं। लड़की और लड़के सभी बराबर हैं। अब ज़रा इस पेज को देखिए, इसमें हमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए 3 तरह के चित्र दिए हुए हैं। पहला देखिए, जो एक बच्चा डंडा लेके खड़ा है, वो सोच रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ज़रा इसके बारे में सोचिए। अब ये देखिए दूसरा चित्र। इसमें एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, इस बच्ची के बारे में बोल रहे हैं सब। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। बताइए कितना तकलीफ़ होता होगा इस बच्ची को जब ऐसे इसके साथ व्यवहार किया जाता है। अब तीसरी चित्र देखिए। इसमें एक बच्चा व्हील चेयर पर बैठ के चित्र बना रहा है। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसीलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। क्या ये सही है? एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं या आप अपने अगल बगल में ऐसा होते हुए देखते हैं या नहीं देखते हैं? और एक बार थोड़ा इन बच्चों के बारे में इनके जगह रह के सोचिए कि इनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। अब चलिए थोड़ा चैप्टर को समझते हैं। उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। उस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। इन बच्चों को पहले विकलांग कहा जाता था, जिसे बदलकर अब उनके लिए खास ज़रूरत वाले बच्चे कहा गया है, क्योंकि ये सभी काम कर सकते हैं। बस इनकी कुछ खास ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए इन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। बाकी ये सभी काम कर सकते हैं जो हम और आप कर सकते हैं। तो फिर इनके बारे में जो हम रूढ़िगत धारणाएं रखते हैं, क्या वे सही है? एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या हम इनके साथ न्याय करते हैं? हम इन्हें तकलीफ़ देते हैं या नहीं देते हैं, और ये हमारे समाज में होता है। अब चलिए थोड़ा इस भेदभाव के दूसरे चैप्टर को समझते हैं। जैसा कि हमारे समाज में हम सुनते आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, रोना लड़कियों का काम है, लड़के बहादुर होते हैं, वगैरह वगैरह। वहीं हम लोग सोचते हैं कि लड़कियां कोमल होती है, मृदु स्वभाव की होती हैं, वे बहुत ही सुशील होती है। ऐसा क्यों लड़के नहीं रो सकते हैं? रोना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। रोना एक अपना इमोशन व्यक्त करना है। जैसे हम लड़के को भूख लग सकती है, लड़का खाना खा सकता है, हंस सकता है, तो रो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग जो बच्चे से बचपन से सुनते आते हैं वैसा ही सोचकर अपने आप को ढालने लगते हैं, और इसी समाज के हिसाब से हम खुद को लड़का या लड़की साबित करने में जुट जाते हैं, जो कि गलत है। इन्हीं सभी धारणाओं को रूढ़िबद्धता कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी
खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा लेने के कारण होता है। हर देश, हर धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। तो फिर किसी एक को गलत ठहराना सही है या गलत? किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों और अवगुण के आधार पर उसे गलत और सही ठहराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, यह धारणा का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने के हम काबिल हैं और जिसको कि हम लोग कर सकते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं में के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी पीने नहीं देते या दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय पीने नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि आप अपने आसपास ऐसा देखते हैं? क्या आपके आसपास ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता? भेदभाव के कई कारण से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक और दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। वह विविधता का एक पहलू है और यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू था नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरत को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह तो एक कारण है कि उस समुदाय के सदस्य उसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव होते हैं। तो एक तो हो गया धार्मिक और दूसरा हो गया आर्थिक। दोनों कारणों से भेदभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो कि नीची कही जाने वाली जातियों के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं और भेदभाव में क्या अंतर है? थोड़ा सोच के बताइए कि अभी हमने आपको समझाया था कि रूढ़िबद्ध भावनाएं और भेदभाव क्या है। अब चलिए थोड़ा
दूसरे चीज़ को समझते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र से कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं है कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को भी ऐसा ही लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हम देख लिया कि वह अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों को मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करें और देखिए कि कितनी बड़ी मुश्किल होगा अगर आप इस जगह होते। एक बार सोचिए कि अगर आप इस जगह होते तो क्या करते। यह स्रोत जो है B.R. अम्बेडकर की एक बुक राइटिंग एंड स्पीच चेज खंड 12 के संपादन बसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र से लिया गया है। अब हम लोग थोड़ा भीमराव अंबेडकर जी की कहानी तो पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा उनके बारे में समझते हैं कि वो कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 1851 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 को भारतीय हुई थी।
इन्हें भारतीय संविधान का पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने का इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को और उनके बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। तो अंबेडकर को हमारे संविधान का पिता भी माना जाता है। सोचिए, जब इतने बड़े महान पुरुष को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा तो आम जनता कितनी तकलीफ़ करती होगी। दलित के अलावा भी कई सारे समुदाय हैं जिनके साथ ये भेदभाव होता है। थोड़ा आप भी सोचिए कि और कौन कौन से समुदाय हैं जिन्हें इन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे और हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे कि भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता और अहम मूल्य की तरह माना गया, और जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म किया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारियां डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ रहे समुदायों को इस समानता के अधिकार के फ़ायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को उनके धर्म का पालन करना, अपनी भाषाएं बोलने और अपने त्यौहार को मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उसके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देखिए, यह है हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसमें कि शुरुआत में हम ही बोलते हैं कि हम भारत के लोग मतलब सभी, कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई नहीं, जितने भी वो हैं भारत में निवास करने वाले आदमी हैं, उन सभी के लिए ये संविधान है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज तक हमारे पास कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका भी यही कारण है कि किसी एक भाषा को चुनकर हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी को ऊंच बनाने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसी एक को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो ये सही नहीं होगा। हमारे राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी हमारी राष्ट्रभाषा है, कोई एक नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के इसे बनाया। लेकिन क्या ये विविधता और असमानता सिर्फ संविधान बना देने से दूर हो जाएगी? तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो न है। तो इसके लिए बच्चों हमें स्वयं प्रयास करना होगा। हमें जहाँ भी असमानता और विविधता देखने को मिलती है तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। उम्मीद है मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो प्लीज़ like and subscribe. Keep watching children's. Bye bye.